यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम ऑफिसर स्टॉक। और आज हमारे साथ हैं सुश्री सुज्ञा। 248 रैंक सिक्योर किया है। आज हम इनसे इनकी यूपीएससी की जो सक्सेसफुल जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसमें हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन आपकी बिग सक्सेस के लिए। क्या रिएक्शन था जब आपने अपना रिजल्ट देखा? तो गला फाड़ के चिल्लाई थी मैं और मेरी मम्मी दोनों ही हम लोग। क्योंकि मैं सो गई थी और मेरे एक दोस्त ने, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि 6 बजे रिजल्ट आएगी, तो मैं 1 बजे फिर सो गई। और एक दोस्त ने 1:30 बजे कॉल करके मुझे 1:30 बजे कॉल करके बोला जब, तो तब मुझे लगा क्या सही में करके मैंने फिर बहुत ज़ोर से चिल्लाया था। फिर उसके बाद तो रोना धोना हो ही गया था। तो मैं चाहूँगा कि आप उड़ीसा से आती हैं, बहुत रेयरेस्ट स्टूडेंट है उड़ीसा के। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं आप। जी, मैंने अपनी 12th तक पढ़ाई उड़ीसा में ही की है। सीबीएसई की स्टूडेंट हूँ। 12th में मैं टॉप 10 में आई थी। 96.4% रखा था। उसके बाद मैं आंध्र प्रदेश चली गई थी। वहाँ पे एग्रीकल्चरल कॉलेज बापटला में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है वो, उसमें मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की है। उसके बाद ही ख़त्म करते ही ग्रेजुएशन में दिल्ली आ गई थी और दिल्ली में मैंने फिर रह कर पढ़ाई की। तो लाइफ में आपने एग्रीकल्चर से बीटेक किया था, ठीक? तो फिर वहाँ से यूपीएससी में स्विच करना, आपका मोटिवेशनल पॉइंट क्या था? जी, यूपीएससी तो मैंने स्कूल में ही डिसाइड कर लिया था। जब क्लास 4-5 में पढ़ती थी तब से ही करना था, आईएएस बनना था, आईएएस बनना था करके एक जो क्रेज़ होता है वो आ गया था दिमाग में, वो कीड़ा चला गया था। ये डिग्री तो मैं कोई भी करती, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी करती, मैं फिर भी आती यूपीएससी में ही। मैं चाहूँगा इन शॉर्ट में प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी आप बता दें, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और ख़ास तौर पे ये बताइएगा कि आपने प्रीलिम्स में पढ़ा क्या था, किस तरीके से? जी, प्रीलिम्स में मेरा सबसे जो बेस रहा पढ़ने का वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। सबसे ज़्यादा मैंने बहुत 15-20 बार कम से कम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किया है। तो अब जितना बार उसको प्रैक्टिस करोगे आपको एक यूपीएससी की थॉट प्रोसेस पता चल जाएगी। फिर आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में वो बड़ी काम आती है। मेरे तो 4-5 सवाल उसी वजह से ही सॉल्व हुए। तो आप स्टेटिक पार्ट पढ़िए अच्छे से, क्योंकि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछेगा ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो प्रीलिम्स में स्टैटिक पार्ट पढ़िए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए थे प्रीलिम? प्रीलिम्स के लिए जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और हिस्ट्री के लिए मैंने यूज़ किया था स्पेक्ट्रम, और एनवायरनमेंट जो कि बहुत, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, उसके लिए मैंने पीएमएफ आईएएस का एक बुक आती है उसकी, वो यूज़ किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर बुक नहीं थी, मैं करंट अफेयर्स ही सिर्फ पढ़ती थी। और मेंस के लिए? मेंस के लिए मेरी जो तैयारी थी वो, मैं बहुत आंसर राइटिंग में मैं थोड़ी कच्ची थी, तो उस पे मैंने बहुत फोकस किया था। तो मेरे जो सोर्सेज थे, मैंने मोस्टली पहले तो मैंने नोट्स बनाए अपने थोड़े बहुत, जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए मैंने डिवाइड कर दिया। एक नोटबुक ले लिया। उसके बाद जीएस 1 जो थी वो मैंने डायरेक्टली बुक से ही पढ़ी थी, उसके लिए मैंने कोई सेपरेट नोट्स नहीं बनाई थी। जीएस 3 के लिए मैंने एक टॉपर ऋषिकेश रेड्डी थे और शून्य आईएएस, दोनों को मिला के थोड़े बहुत नोट्स लिए थे और उसके ऊपर अपने ऐड ऑन किए थे जो करंट अफेयर्स आते हैं। और जीएस 4 के लिए मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ में लिखती थी, कोई भी लुकमैन हो, फोरम हो, विजन हो, कुछ भी लिखती थी। किसी भी कोचिंग के हो आप उसको सॉल्व। उसको मैं सॉल्व करती थी और उसको फिर आंसर सोल्यूशंस को पढ़ती थी। इंटरव्यू को लेके मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, आप ऑलरेडी दे चुकी हैं, सिलेक्ट भी हो चुकी हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बताइए कि एक ऑफिसर जो बच्चा बनना चाहता है उनके अंदर यूपीएससी कौन सी प्राइमरी क्वालिटीज़ देखती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए कैंडिडेट में? सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली कैरी करें। अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इवन इफ़ आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, आप कोई जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें दीजिए, लेकिन जो आती है ना आपको, वो आप कॉन्फिडेंटली बोलिए। और आपको नहीं आती तो आप शर्माए ना, आप मना कर दें कि आपको नहीं आती। कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा, और जो भी आप आंसर बोले उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस उनको इम्प्रेस कर देने के लिए कुछ भी हैवी बड़े बड़े शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। तो आप, अगर वो उस शब्दों को पकड़ के आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको आनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको खुद समझ आप खुद भी समझे, उनको भी अच्छे से समझाए।
तो वो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एक होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपने हाल में देखा होगा कि इंडिया में जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। हालांकि इतने सारे कानून बन चुके हैं, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसमें कैसे सुधार लाया जाए। और प्लस आप भी एक वुमेन है, गर्ल्स हैं, तो आप भी ट्रैवल करती होंगी इंडिया में हर जगह, कितना अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? मतलब मैं चाहूँगा इस पे ऑनेस्टली आप बताइएगा, क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंट है ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं, कंटिन्यू आप देख रही होंगी न्यूज़पेपर में, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सब मेरा हमेशा से यही मानना है कि इसको कंट्रोल करने के लिए जितने भी आप लॉज लाए, जो कि हम ला चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सीमित नहीं हो पा रहा है तो मेरा यही मानना है बचपन से, मतलब शुरुआत से ही, कि मैं इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव चेंज होनी चाहिए, और उसके लिए हमें स्कूल लेवल से ही लोगों को सिखाना पड़ेगा कि मेन और वुमेन बोथ आर सेम। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर सकते हैं वो नहीं, आप मर्दों को भी कुकिंग सिखाइए, औरतों को भी कुकिंग सिखाइए। तो वो एक जो इक्वालिटी की भाव और इनइक्वालिटी की भी भाव, वो घर से ही शुरू हो जाती है, फिर स्कूल में, फैमिली से। तो अगर पेरेंट्स को, जैसे हमारी जनरेशन अभी जब माँ बाप बनेंगे, तो मुझे लगता है ये बेटर हो जाएगी, क्योंकि हमारी जनरेशन ज़्यादा अवेयर है। तो हम अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि ये इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो उससे शुरुआत होनी चाहिए। और मैं भी ट्रैवल, और डर तो मुझे भी लगता है रात में अकेले ट्रैवल करने में। अभी भी बनने के बाद? नहीं, अभी तो बनी हूँ। अभी तो शायद मैं, बिकॉज मैं बाहर बहुत दिनों से रह चुकी हूँ, बहुत सालों से मैं घर से बाहर रह रही हूँ, तो मुझे अकेले ट्रैवल करने की और जाने की इधर उधर की आदत है। अब तो मैं ज़्यादा डरती हूँ नहीं, लेकिन फिर भी अंधेरे वंधेरे से तो डर लग ही जाता है। यहीं से मेरा एक क्वेश्चन और था कि अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो एक रूरल इंडिया है, एक अर्बन इंडिया है। तो जो फैमिलीज डेवलप हैं फाइनेंशियली, हर एंगल से, एजुकेशन से, या अर्बन एरिया से मेनली बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिलीज़ में जो बच्चियां हैं उनकी एजुकेशन और तमाम चीज़ें अच्छी हैं, वो एम्पावर्ड भी हैं। बट मैं बात करूंगा रूरल इंडिया की, जहाँ पे ना वुमेन्स को इतने राइट्स हैं, ना अपने राइट्स को लेके वो इतनी अवेयर हैं, ना उनको इतना कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उनको कैसे आगे लाया जाए, इसके लिए आप क्या सोचती हैं? रूरल इंडिया को आपने सही बोला। दो ऐसा भी है कि बहुत सारे औरतें हैं जो कि अर्बन इंडिया में होके भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन रूरल इंडिया में ये जो वुमेन पॉवर्टी होती है, फीमेल पॉवर्टी, ये ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी सबसे बड़ी जड़ में ये है कि जो अवेयरनेस है, उनको ये पता ही नहीं वहाँ की औरतों को कि आपके ये राइट्स है, कि आपको ये चीज़ ये मुफ्त में मिल सकती है। आप अगर अपनी बेटी को पढ़ाए तो आपको सरकार पैसे देगी, क्योंकि उड़ीसा में ये बहुत है, मैं उड़ीसा से हूँ, कि वो आप अगर बेटियों को पढ़ाते हैं तो आपको सरकार पैसे देती है एक 15 साल की उम्र तक। तो ये बात भी लोगों को नहीं पता। और ऊपर से बदलाव आ रहा है। मेरे अपने गांव में भी मैंने देखा है कि लड़कियां बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए। बाहर छोड़ना भी एक बहुत बड़ी, रूरल इंडिया में दो चीज़ें हैं नहीं बहुत डेवलप, तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो बाहर छोड़ना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है माँ बाप के लिए, उनको डर लग जाता है। तो एक तो मुझे लगता है सरकार की ओर से भी और परिवारों की ओर से भी, दोनों की ओर से एक कदम आगे ये बढ़ाना चाहिए कि सरकार परिवारों को अवेयरनेस करे कि नहीं, उनकी बेटी बाहर आके सेफ है और पढ़ रही है, और हम उनके लिए जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, वो करें। प्लस जो लोग रह जा रहे हैं रूरल वुमेन, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। जैसे उड़ीसा में मिशन शक्ति करके हैं, तो उसमें क्या होता है, लड़कियों को वो औरतों को, लड़कियों को बहुत छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं कि आप जाके इलेक्ट्रिसिटी के फीस घर घर से कलेक्ट करके ले आओ, हम आपको इतने पैसे देंगे। कोई साइक्लोन आया तो आप रिलीफ का काम करो दो, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो वोकेशनल ट्रेनिंग वो होनी चाहिए बच्चों के लिए, लड़के और लड़की दोनों के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। रूरल इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, जब आप बातें कर रही थी, कि जो डॉरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, वो आज भी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुई है, बस उसका तरीका बदला है। तो एक किसान है, एक गरीब आदमी है, उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो जब उसके घर में बच्ची होती है तो वो यही सोचता है कि मुझे इसकी शादी करनी है। उसको बचपन से ही दहेज का टेंशन रहता है उसके फादर को, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से वो एजुकेशन नहीं दे पाता है, उसको एक डर रहता है। तो ऐसे लोग जो दहेज के लोभी हैं सोसाइटी में आज भी, तो उनको आप क्या उनसे अपील करेंगी इस पॉइंट को? मेरी बहुत निवेदन है उन लोगों से कि आप एक एक एक
चीज़ पहले ये होती थी एंशियंट इंडिया में, ये थी कि ये स्त्रीधन एक होता था जो अपने माँ के घर से आता था, सास भी देती थी। वो इसलिए देती थी औरत को, दुल्हन को, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए कभी ज़िंदगी में तो वो स्त्रीधन इस्तेमाल करके वो गुजारा कर सके। लेकिन वो अब बढ़ के एक दहेज प्रथा हो गई है, जिसके खिलाफ कानून होने के बावजूद भी वो प्रथा अभी भी प्रचलित है। और तो मेरा ये निवेदन रहेगा उन सारे लोगों से कि अभी लड़की भी उतना ही काम कर रही है, उतना ही कमा रही है। अगर लड़की कमा रही है और आपके पास, आपके घर में आ रही है, तो पैसे भी तो आप ही के घर में आ रहे हैं। तो उनसे निवेदन रहेगी कि आप, वो लड़का खुद अगर इतना पढ़ा लिखा है तो वो अगर अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करे तो ये बिल्कुल कम हो सकता है। तो इसमें मुझे लगता है मेजर रोल लड़के की रहेगी, क्योंकि बाकी लोग तो पुराने सोच के हैं, तो उसका तो कुछ। उड़ीसा दुनिया में मैंने देखा, मैंने जो सेल्फ ऑब्जर्व किया है, एक कंट्री है मंगोलिया, जो बहुत कम चर्चा में रहता है। इंडिया में वो स्टेट है उड़ीसा। तो मैं चाहूँगा कि आप उड़ीसा के कल्चर के बारे में, कुछ वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं या जो भी विशेषता है वहाँ की, इन शॉर्ट में आप कुछ बताएं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा को हमारे जो सीएम है नवीन पटनायक, ऑनरेबल नवीन पटनायक सर जी, वो ऐसे एडवर्टाइज करते हैं पूरे स्टेट को कि इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट बोला जाता है उड़ीसा को, कि अभी तक लोगों ने इसके बारे में जाना नहीं है, बहुत एक्सप्लोर नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो मेजर एक पोटेंशियल है, टूरिज्म पोटेंशियल, उसको इतना एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। वो पोटेंशियल को और भी बहुत एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हमारे यहाँ फॉरेस्ट्स है, माउंटेन्स है, हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत है, ट्राइबल हेरिटेज बहुत है, 33% फॉरेस्ट एरिया है, माउंटेन्स है। हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम उसको टूरिज़्म, इको रिट्रीट जो आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, ट्रैक्स हुआ, टेम्पल आर्किटेक्चर को हम और भी डेवलप कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे यहाँ बीचेस है उसको डेवलप कर सकते हैं। वो अगर हम थोड़ा टूरिज़्म पोटेंशियल पे कोशिश करें तो ये आगे ज़रूर बढ़ जाएगा। जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज दूंगी कि थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि वही आपको आगे तक लेके जाएगा। भरोसा टूट गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। और स्ट्रेस ना लीजिए एग्ज़ाम का। आप देखना, आप खुद ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगी कि अब जब आप स्ट्रेस में एग्ज़ाम दे रहे हो और बिना स्ट्रेस के एग्ज़ाम दे रहे हो, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो स्ट्रेस मत लीजिए। यही बोलना चाहूँगी बस। सुश्री, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया स्टूडेंट्स के लिए और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। आप जहाँ भी सर्विस करें, देश के लिए अच्छा करें और खुश रहें। थैंक यू, थैंक यू।